नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग वोकेशनल कोर्स फर्स्ट ईयर जिसका नाम है औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट, उसके इकाई फर्स्ट के टॉपिक फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग उसकी परिभाषा, इतिहास व वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में बता चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और ये जो हम लोग आज पढ़ाएंगे, जो लेक्चर होगा, इसका पीडीएफ माय टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर कोई ऐसी डाउट है जो आप कमेंट में नहीं बता सकते हैं, तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उस पे आगे बढ़ते हुए हम लोग औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेंगे। इकाई फर्स्ट से मुख्यतः क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और फिर उन्हीं क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं का हम लोग आंसर आपको बता देंगे, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारी इकाई प्रथम है, जिसका नाम है औषधीय पादपों की सामान्य जानकारी, परिभाषा, इतिहास व वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। औषधीय पादपों का सामान्य परिचय लिखते हुए औषधीय पादपों की परिभाषा लिखिए। गिव द जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड राइट द डिफिनेशन ऑफ मेडिटेशनल प्लांट। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको केवल हिंदी से ही आंसर दूंगी, आप इंग्लिश से या तो खुद ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा या फिर कहीं सर्च वगैरह करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन आंसर केवल हिंदी से प्रोवाइड करूंगी। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, औषधीय पौधों का इतिहास क्या है, विस्तार में समझाइए। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। वर्तमान समय में औषधीय पादपों की भूमिका एवं आवश्यकताएं लिखिए। राइट द रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन प्रेजेंट टाइम्स। फिर हमारा प्रश्न 4 है, भविष्य में औषधीय पादपों की भूमिका एवं आवश्यकताएं स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ नीड ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन फ्यूचर, एक्सप्लेनेशंस। तो अपन क्या होता है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें प्रश्न पत्र की सीमा दे रखी है होती है कि आपको आंसर जो होता है इतने शब्दों में लिखना है। तो वो शब्द मुख्यतः होते हैं 500 शब्द। 500 शब्द मुख्यतः 3 से 4 पेज आपको अच्छे से लिख देना है। मैं आपको टॉपिक बता दूंगी, फिर उसमें थोड़ी बहुत आप अपनी भी जानकारी जोड़ दीजिएगा, और ऐसे टाइप की लिख करके, थोड़ा दूर दूर लिख करके, थोड़ा अच्छा प्रभावित बना करके आप 4 से 5 पेज भर देंगे, तो आपको आसानी से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 है, औषधीय पौधों के जनक कौन था। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। औषधीय पौधों की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। राइट डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। औषधीय पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। व्हाट इज इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट मेडिसिनल प्लांट। प्रश्न 8 है, मानव और पर्यावरण के लिए औषधीय पादपों की भूमिका बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फॉर ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। फिर औषधीय पौधों का महत्व। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी जो कि आपको बतानी है। फिर हमारा टॉपिक सेकंड आएगा, जो कि पादप अंगों का परिचय होगी, जिसको हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले इस लेक्चर में हम लोग मुख्यतः जो टॉपिक फर्स्ट है उसी बस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। औषधीय पौधों का सामान्य परिचय एवं उसकी परिभाषा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका आंसर है यहाँ से, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। औषधीय पौधों का सामान्य परिचय। तो भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल से ही प्रकृति एवं उसके संसाधनों का मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। आप सभी को ही पता होगा कि प्राचीन काल, पुरानी सभ्यताओं में भी लोग जो रह करते थे, तो मनुष्य और उसके कल्याण के लिए, मनुष्य जो होते थे, मानव हो गए, अपने कल्याण के लिए और अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए हमेशा से ही पौधों पर निर्भर रहा करते थे।
औषधीय पौधे इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। औषधीय पौधे भी इसी परंपरा में आते हैं। ये वो पौधे होते हैं, अब यहाँ से जो होती है बताता है कि औषधीय पौधे वास्तव में क्या होते हैं। तो ये वो पौधे होते हैं जिनके विभिन्न भाग हो गए, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज या छाल में ऐसे रासायनिक यौगिक फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर रहते हैं। मान लो हमारा ये औषधीय प्लांट हो गया, इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये ऊपर पत्ती, जड़, तना सारे पार्ट्स हो गए। तो उसमें कुछ क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं जिसमें औषधीय गुण होते हैं। इन्हीं का उपयोग हमारे इलाज के लिए, मानव इलाज के लिए और मानव स्वास्थ्य कल्याण के लिए किया जाता है। इन पौधों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली अर्थात पहले से ही आयुर्वेद में हो गई, यूनानी हो गई, सिद्ध होम्योपैथी हो गई, लोक उपचारों में सदियों से होता आ रहा है। बहुत पुराने जमाने से इनका उपयोग इन सब चीजों में होता आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, औषधीय पौधे न केवल बीमारियों के उपचार में सहायक होते हैं बल्कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को, शरीर स्वस्थ रखने एवं विभिन्न शारीरिक कार्यों को संतुलन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो न केवल हमारी बीमारियों का उपचार करते हैं, हमारी बीमारियों बस का उपचार नहीं करते हैं, साथ में वो लोग हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारे शरीर से जो बाहरी एंटीजन होते हैं उनके लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने की कार्य करता है और हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसको एकदम संतुलित रखता है। शारीरिक कार्य जो होते हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, उन सबको संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है औषधीय पौधे। फिर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इन पौधों को स्वीकार कर रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो होता है हमेशा रासायनिक संघटकों से बनी हुई चीज़ों को स्वीकार करता है, लेकिन ये जो हो रहा है धीरे धीरे अब ये औषधीय पौधे जो हो रहे हैं उनको भी स्वीकार कर रहा है और उनके गुणों पर शोध कर रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ों को वो क्या कर रहा है, शोध भी कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों को जोड़ मिला रहा है ताकि नई दवाएं विकसित की जा सके। अब जब आप लोग औषधीय पौधों में थोड़ी और चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो एक अच्छी दवाई जो होगी निकल कर आ जाती है। तो यही हमारा जो नया विज्ञान है ये चीज़ें कर रहा है। ये पौधे पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होते हैं और कम उपजाऊ भूमि पर भी उगाए जा सकते हैं। जहाँ कम उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर भी जो औषधीय पौधे होते हैं ये उपजाऊ हो सकते हैं, उगाया जा सकता है इनको। और ये नहीं होता है कि पर्यावरण के खिलाफ होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ ही होते हैं, तो उनको लाभ भी पहुँचाते हैं साथ साथ। तो ये हो जाती है इसकी सामान्य जानकारी। यही सेम चीज़ इधर भी है। फिर औषधीय पौधों की परिभाषा आ सकती है। तो ये तो आपको या तो किसी क्वेश्चन के साथ में पूछ लेगा या फिर आपको शॉर्ट टाइप में पूछेगा, मुख्यतः ये आप शॉर्ट टाइप में पूछेगा। तो क्या लिखना है आपको, औषधीय पौधे वास्तव में होते क्या हैं। तो औषधीय पौधों की परिभाषा, औषधीय पौधे उन पौधों को कहा जाता है जिनके एक या एक से अधिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज या छाल में ऐसे रासायनिक घटक पाए जाते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका उपयोग विभिन्न रोगों के निदान, उपचार, रोकथाम, स्वास्थ्य सुधार के लिए किया जाता है। तो औषधीय पौधे जो होते हैं वो पौधे होते हैं जिनमें हम लोग कोई एक भाग हो गया या दो भाग हो गए, जैसे फूल, पत्ती, जड़, तना वगैरह ले लिए, और फिर उनमें जो होता है उनके उसी भाग में रासायनिक संघटक पाए जाते हैं जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे हमको कोई बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए हो गया, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए हो गई, और स्वास्थ्य सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये औषधीय पौधों की मुख्यतः परिभाषा हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे औषधीय पौधों का इतिहास क्या होता है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था औषधीय पौधों के इतिहास से रिलेटेड वो आ जाता है। तो ये चीज़ क्या है कि ये थोड़ी सी टफ है क्योंकि इसमें आपको औषधीय पौधों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके बाद के जो जो टॉपिक आएंगे वो आपके जीवन से एकदम रिलेटेड आएंगे। तो बहुत आसानी से बस आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 3-4 बार इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तो अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें, इतना भी टफ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
औषधीय पौधों का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। हमारी मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही औषधीय पौधों का इतिहास भी पुराना है। जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जीवन जीना शुरू किया है तब से ही वह अपने स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रकृति पर निर्भर था। क्योंकि जब जीवन अस्तित्व में आया था तो इतने टाइम तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, नई विज्ञान नहीं थी कि हमको रासायनिक यौगिक वगैरह चीज़ें पता होती हैं। तो हमको कोई भी अगर जो आदिवासी लोग रहते थे, पहले के आदि मानव लोग रहते थे, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता थी। तो क्या क्या करते थे, जैसे उनको कोई बीमारी वगैरह होती थी तो वो किस पर निर्भर करते थे, प्रकृति पर निर्भर करते थे। तो इसीलिए जो औषधीय पौधों का इतिहास होता है हम तभी से इन सभ्यताओं को मानेंगे जब से ये जीवन जो होता है वो अस्तित्व में आया है। इन पौधों के उपयोग का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से बाद में लिखित अभिलेखों के माध्यम से हस्तांतरित होता रहा। तो ये पौधों का जो ज्ञान होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कोई बुजुर्ग हो गए तो वो अपने नाती हो गए, पोते हो गए, इन सबको बताते गए और ये धीरे धीरे लिखित रूप में मौखिक रूप में पहुंचता रहा, हस्तांतरित होता रहा। फिर अब हम पढ़ लेते हैं कहाँ से क्या क्या हुआ। तो प्रारंभिक काल हो गया प्रागैतिहासिक काल से लगभग 3000 ईसा पूर्व। तो शुरुआत कहाँ से होती है, अवलोकन और प्रयोग से। तो शुरुआती मनुष्य ने विभिन्न पौधों को खाकर उनके प्रभावों का अवलोकन करके औषधीय गुण की खोज की थी। क्या किया करते थे मनुष्य कि जब उनको कोई भी चोट वगैरह कोई भी रोग लगा हो जाता था तो पौधों को खा लिया करते थे, और यदि वो पौधा उस पर लाभ कर देता था तो फिर वो उनका औषधि गुण उनको पता चल जाता था, और दूसरी बार जैसे ही कुछ हो जाता तो फिर उसी को खा लिया करते थे। तो ऐसे इनको धीरे धीरे ज्ञान होता गया, और वे घायल जानवरों को कुछ पौधे खाते हुए देखते भी सीखते थे। जैसे कोई जानवर है वो घायल है तो वो कुछ चीज़ें खा रहा है तो फिर वो उसको भी देख देख करके सीख रहे थे। फिर मौखिक परंपराएं। तो इस समय का ज्ञान मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से पारित किया गया था। तो इस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ करता था वो मौखिक रूप से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा था, लोक कथाओं में बताया जा रहा था, अनुष्ठानों में बताया जा रहा था, और समन और उपचारक ने इस ज्ञान को संरक्षित और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समन और उपचारक ने, समन क्या होता है, औषधीय पौधों का ज्ञान होता है, उसका भंडारण होता है। उपचारक क्या होता है, जो कभी भी कोई चीज़ें लग जाती हैं उसको ठीक करने में जो होता है, जो मान लो एक टाइप का डॉक्टर, तो उसी को जो होता है उपचारक कहा जाता है। तो इन दोनों ने ये औषधीय पौधों का ज्ञान जो होता है उसको संरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर उसके बाद आ जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो कुछ पुरातात्विक स्थल पर पौधों के अवशेष मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से ही औषधीय पौधों का उपयोग होता आ रहा है। उदाहरण के लिए इराक में साड़ीदार गुफा में लगभग 60,000 साल पुराने अंडरथल कब्र में पराग के अवशेष मिले हैं जो औषधीय पौधों के उपयोग का सुझाव देते हैं। फिर आ जाएंगी प्राचीन सभ्यताएं लगभग 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। तो इस काल में विभिन्न सभ्यताओं ने औषधीय पौधों के ज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया है और इसे लिखित रूप में दर्ज करना शुरू किया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मौखिक कथाएं हो गई और लोक कथाएं हो गई और अनुष्ठान वगैरह से होता, लेकिन जब ये प्राचीन सभ्यताओं में पहुंचा, आदि मानव जो प्राचीन सभ्यताओं में पहुंचे तो उसके बाद क्या करने लगे कि औषधीय पौधों का जो ज्ञान हुआ करता था उसको व्यवस्थित रूप से देने लगे थे और लिखित रूप से दर्ज करने लगे थे। फिर मिश्र, तो ये सारे जो हुए थे ये चीज़ें, तो ये बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट अपन मिश्र में देख लेते हैं। तो प्राचीन मिस्रवादी औषधीय पौधों को व्यापक उपयोग के लिए जाने जाते थे। किस लिए जाने जाते थे? बहुत मात्रा में औषधीय पौधों का उपयोग किए जाते थे, व्यापक मात्रा में औषधीय पौधों का उपयोग के लिए ये जाने जाते थे। जैसे कि एम्बर्स पेपायरस, ये एक बुक का नाम है, एम्बर्स पेपायरस, ये याद रखिएगा आप लोग, जो लगभग 1550 ईसा पूर्व का है, जिसमें 700 से अधिक औषधीय पौधों और उनके उपयोग का वर्णन करता है। ये एम्बर्स पेपायरस क्या है? एक बुक का नाम है जो कि लगभग 1550 ईसा पूर्व की है, जिसमें 700 से अधिक पौधे हैं और उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया है। जैसे अफीम हो गया, भांग हो गई, पुदीना, अरंडी का तेल, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा आ जाता है अपन का मेसोपोटामिया। तो
सुमेरियन और अक्काडियन सभ्यताओं ने भी औषधीय पौधों का उपयोग किया है। किसने? सुमेरियन और अक्काडियन सभ्यताओं ने। कीलाकार गोलियों पर औषधीय नुस्खे पाए गए हैं मेसोपोटामिया में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे भारत के ऊपर। तो भारत, आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद जो होती है, आयुर्वेद में भारत में प्राचीन समय में किसका उपयोग किया जाता था? आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता था। का उद्भव इसी काल में हुआ था। जैसे चरक संहिता हो गई, श्रुतुस संहिता हो गई, जैसे हजारों ग्रंथों औषधीय पौधों और उनके गुणों का वितरण देते हैं। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं जिसमें औषधीय पौधों के बारे में बताया जाता है और उनके गुण हो गए, उनके प्रयोग हो गए, इसके बारे में बताया जाता है। इसमें हल्दी, अदरक, अश्वगंधा जैसे पौधे शामिल होते हैं। तो ये भारत का हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं चीन की। तो पारंपरिक चीनी चिकित्सा का विकास भी इसी दौरान हुआ है। तो पारंपरिक चीनी चिकित्सा का दौरान जो होता है, इसी दौरान हुआ था। शेष शेन नोंगवेन काओजिंग, जो लगभग 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये भी एक बुक ही है जिसमें 365 औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है। जैसे कि जिंगसेंग हो गई, इपेडिंग हो गया, आइकोराइस हो गया, जैसे पौधे शामिल हैं। फिर यूनान और रोम की बात आ जाती है। तो हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को क्या बोला जाता है? चिकित्सा का जनक बोला जाता है, ने पौधों के औषधीय गुणों का अध्ययन किया। डायोस्कोराइड्स द्वारा लिखित डी मटेरिया मेडिका, डायोस्कोराइड्स ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें 600 से अधिक पौधों का वर्णन था। उसमें भी 600 से अधिक औषधीय पौधों का वर्णन था, जो कि पश्चिमी देशों में लगभग 1500 वर्षों तक औषधीय ज्ञान का मुख्य स्रोत बना रहा था। तो ये यूनान और रोम का हो जाता है। फिर उसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग प्राचीन काल से मध्य काल में पहुंच जाते हैं, लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। इस अवधि में ज्ञान का संरक्षण और विकास मठों और इस्लामिक विद्वानों द्वारा किया गया था। यूरोप, तो मठों में भिक्षुओं ने औषधीय पौधों को खेती की और प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया। तो इस अवधि में क्या किया गया था? ज्ञान का संरक्षण किया गया था, विकसित मठों का विकास किया गया था और इस्लामिक विद्वान द्वारा ये सारी चीजें की गई थी। तो यूरोप में क्या हुआ था कि भिक्षुओं द्वारा जो होता है औषधीय पौधों की खेती गई थी। फिर इस्लामिक दुनिया में आ जाते हैं। तो इवान सीना जैसे विद्वानों ने ग्रीक और रोमन ज्ञान को संरक्षित किया और अपना योगदान दिया था। उनकी पुस्तक द कैनन ऑफ मेडिसिन में कई औषधीय पौधों का उल्लेख है। इनकी एक पुस्तक भी थी द कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसमें बहुत सारे औषधीय पौधों का उल्लेख है। फिर आ जाता है पुनर्जागरण और आधुनिक काल, लगभग 1500 ईस्वी से वर्तमान तक। तो वनस्पति उद्यान और हर्बल किताबें। पुनर्जागरण की दौरान वनस्पति पौधों के अध्ययन में नई रुचि पैदा हुई, वनस्पति उद्यान स्थापित किए गए और नई हर्बल किताबें प्रकाशित की गई। ये पुनर्जागरण काल में और आधुनिक काल में। फिर उसके बाद पुनर्जागरण और आधुनिक काल की ये आ जाती हैं औषधि विज्ञान का विकास। तो 17वीं शताब्दी से औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी एक अलग विषय के रूप में विकसित हुआ था। कब विषय हुआ था? 17वीं शताब्दी से, जिसने औषधीय पौधों के सक्रिय घटकों की पहचान करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। फिर रासायनिक पृथक्करण किया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने औषधीय पौधों में जो सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, जैसी दवाएं भी विकसित की थी उनके रासायनिक गुण को पृथक करके। अब वर्तमान समय की बात आ जाती है। तो वर्तमान समय में भी औषधीय पौधों की भूमिका और महत्व अतुलनीय है। भले ही आधुनिक चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी ने बहुत प्रगति कर ली हो, जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, लेकिन आज भी स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए पौधे जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। तो ये यहाँ तो उसके बारे में आपको उत्तर लिखना था। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको लगभग आपको 300 शब्दों में लिखना है, 2 से 3 पेजों में कवर हो जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। औषधीय पौधों की भूमिका कई स्तरों पर देखी जा सकती है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का आधार। भारत में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पौधों का उपयोग आज भी प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। आज भी जो
औषधीय पौधे हैं उनका उपयोग उसी रूप से किया जा रहा है। ये पद्धतियां न केवल बीमारियों का इलाज करती हैं बल्कि समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर भी केंद्रित हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी। फिर आ जाते हैं अपन, इधर देखते हैं आधुनिक दवाओं का स्रोत। दूसरा पॉइंट ये है, तो कई आधुनिक दवाएं जिसका हम आज उपयोग करते हैं मूल रूप से पौधों से ही प्राप्त हुई हैं। बहुत सारी ऐसी दवाई होती है जो पौधे से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन बिलो की छाल से, कुनैन शिनाकोन के पेड़ से, मॉर्फिन अफीम के पौधे से मिले हैं। आज भी फार्मास्यूटिकल उद्योग नए रासायनिक यौगिकों को खोज के लिए औषधीय पौधों का ही उपयोग कर रहा है। तो ये औषधीय पौधे जो होते हैं आधुनिक दवाइयों का स्रोत भी होते हैं। फिर अपन तीसरे टॉपिक पर चढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो कई औषधीय पौधे जैसे तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, गिलोय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये पौधे जो होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आप औषधीय पौधों की बात आएंगी तो ये सारे पौधे आप लोग पढ़ेंगे। तो कोविड-19 के दौरान इनकी मांग में भारी वृद्धि हुई थी क्योंकि लोग अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक तरीकों की ओर बढ़ रहे थे। तो इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कम दुष्प्रभाव और समग्र स्वास्थ्य। तो पारंपरिक औषधियाँ अक्सर कम कोई दुष्प्रभाव नहीं पैदा करती हैं। अगर आप लोग को कोई समस्या नहीं है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो गई, गर्भवती महिलाएं वगैरह हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एक बार आप चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर, उनसे अगर एक बार परामर्श ले लेते हैं फिर उसके बाद इनका उपयोग करते हैं तो इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है आपके शरीर में बेसिकली, तो ये ठीक होती हैं। तो पारंपरिक औषधियाँ अक्सर कम या कोई दुष्प्रभाव पैदा नहीं करती हैं जो उन्हें दीर्घकालिक उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाती हैं। वो शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करती हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। तो ये हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होती हैं, सस्ती और सुलभ चिकित्सा। तो विकासशील देशों में जहां आधुनिक चिकित्साएं सुविधाएं महंगी और कम सुलभ हैं, क्या होता है कि कुछ देश होते हैं जैसे विकासशील देश, हमारा भारत जो है क्या है, विकासशील देश है। तो जहाँ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली बहुत महंगी होती है और ज़्यादा जल्दी से मिल भी नहीं पाती हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि प्राथमिक सेवा जो होती है औषधीय पौधों का ही उपयोग करके किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग सामान्य बीमारियों के लिए इन पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर उसके बाद सौंदर्य प्रदर्शन व व्यक्तिगत देखभाल। तो एलोवेरा हो गया, नीम, चंदन जैसे कई औषधीय पौधों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, शैम्पू और अन्य व्यक्तिगत उत्पादों के रूप में किया जाता है। आप सब देखते ही होंगे, अगर कभी साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, उनके इंग्रेडिएंट में आप फोकस करेंगे तो इनका यूज जरूर हुआ रहता है क्योंकि इनमें प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं कि जो कि त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। फिर कृषि और आर्थिक महत्व की बात आ जाती है। तो औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है क्योंकि अब औषधीय पौधों का उपयोग जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो किसानों के लिए एक आयु का महत्वपूर्ण स्रोत भी हो जाती है, आयु अर्थात कमाई का। फिर कई औषधीय फसलें कम उपजाऊ भूमि पर भी उगाई जा सकती हैं और प्राकृतिक आपदाओं से कम है। फिर आ जाएंगे हम लोग औषधीय पौधों के महत्व के बारे में। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, औषधीय पौधों का महत्व क्या क्या होता है। तो जैव विविधता का संरक्षण। औषधीय पौधों विशाल विविधता और हमारे ग्रह की जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन पौधों का संरक्षण न केवल औषधीय पौधों के लिए लाभ आवश्यक है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी बनाए रखता है। हमारी जो जैव विविधता है, औषधीय पौधे उसका संरक्षण करते हैं और जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, हमारा इकोसिस्टम है, उसको भी एकदम बनाए रखता है, संतुलित करता है, उसमें असंतुलन नहीं आने देता है। फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का अनुसंधान और विकास। तो औषधीय पौधों पर लगातार अनुसंधान और विकास होता जा रहा है, लगातार नई नई खोजें इस पर होती जा रही हैं। वैज्ञानिक इन पौधों में मौजूद जो सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं उसकी पहचान कर रहे हैं और उनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं जिससे नई दवाएं और उपचार की खोज हो सके।
फिर तीसरा है पर्यावरण अनुकूल समाधान। तो रासायनिक दवाइयों के निर्माण में अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, रासायनिक दवाएं का निर्माण होता है जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में होता जा रहा है, तो इससे बहुत सारे प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन औषधीय पौधे क्या होते हैं, हमारी प्रकृति के अनुकूल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, तो उससे हमारे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर स्व देखभाल को बढ़ावा। तो कई औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घरों में आसानी से उगाया जाता है और सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपचार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य देखभाल में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिल जाता है। फिर आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भविष्य में औषधीय पौधों की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में हम लोग टिप्पणी कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो भविष्य में औषधीय पौधों की बढ़ती प्रासंगिकी को उजागर करने वाले स्वास्थ्य सेवा वर्तमान वैश्विक रोजगार की चुनौतियों पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जो होते हैं आधुनिक औषधि में भी औषधीय पौधों का उपयोग किए जा रहे हैं, तो इनकी धीरे धीरे क्या मांग हो जाएगी, भविष्य में औषधीय पौधों की मांग जो होगी बड़े स्तर पर बढ़ जाएगी। औषधीय पौधों की समझ और उपयोग को बढ़ाने वाले वैज्ञानिक प्रगति और जैव तकनीकी नवाचार की जांच करेंगे। और क्या होगा, नई दवाइयों, उपचारों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के विकास में औषधीय पौधों का क्षमता लगाएंगे, जिससे व्यक्ति चिकित्सा में उनकी भूमिका निभाते हैं। फिर 14 हो जाएगा हमारा, औषधीय पौधों की उन विशेषताओं की पहचान करें जो भविष्य में फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए मूल्यवान बनते हैं और उनके विविध रासायनिक यौगिकों को सक्रियात्मक प्रभाव। फिर हमारा 25वां हो जाएगा, भविष्य में औषधीय पौधों की स्थायी खेती, संरक्षण और नैतिक सोर्सिंग से संबंधित चुनौतियों और अवसर का परीक्षण करें। फिर औषधीय पौधों के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करें, जिससे भविष्य और ग्रामीण में विकास पारंपरिक प्रणाली में योगदान मिल सके। फिर हमारा 7वां है, विश्व स्तर पर औषधीय पौधों आधारित उत्पादों के उपयोग और विकास से संबंधित नियमों को जांच करने के लिए। तो औषधीय पौधे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। औषधीय पौधों की भविष्य की भूमिका में तुलना स्ट्रेटेजिक दबाव से करें, जिसके दुष्प्रभाव और प्रभावकारिता, लागत, प्रभावशील जैसे पहलुओं पर विचार करें। फिर आ जाते हैं हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। आधुनिक पौधों के जनक के बारे में कई विचार है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक जो ये औषधीय पौधे होते हैं उनके जनक कौन है। तो चूंकि औषधीय पौधों का कोई एक स्पेसिफिक जो वैज्ञानिक है वो नहीं है जिसने औषधीय पौधों की खोज की हो। बहुत सारे वैज्ञानिक है जिन्होंने पौधों के बारे में अध्ययन की, बहुत सारी औषधीय पौधों के ऊपर पुस्तक लिखी, तो हम उन सबको पढ़ेंगे। तो औषधीय पौधों के जनक के बारे में कई विचार है, क्योंकि विभिन्न संस्कृति और समय कालों में उनका महत्व जिनको बोला जाता है, इन्हें अक्सर चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने औषधीय गुणों को वर्गीकृत किया और उनके उपयोग के लिए एक प्रणाली भी विकसित की थी। उन्होंने लगभग 300 से 400 विभिन्न औषधीय पौधों पर चर्चा की थी, हिप्पोक्रेट्स ने। फिर हमारे सेकंड आ जाते हैं थियोफ्रास्टस, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने पौधों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन से, धन्वंतरी आ जाते हैं। तो भारतीय परंपराओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता जो होता है माना जाता है। उन्हें आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक इसे कहा जाता है, धन्वंतरी को कहा जाता है। आयुर्वेद में औषधि पौधों का महत्व बहुत ज्यादा है। फिर आ जाते हैं डायोस्कोराइड्स। तो क्या थे, ये एक यूनानी चिकित्सक है जिन्होंने 60वीं ईस्वी में डी मटेरिया मेडिका नामक एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ था, उसको लिखा था, जिसमें 600 से लगभग 900 औषधीय पौधों का विवरण किया गया था, जिसका पश्चिमी देशों में 1500 वर्षों तक, जब तक कि माइक्रोस्कोप का विकास नहीं हुआ था, तब तक उसका उपयोग किया जाता था उपचार के रूप में। तो आधुनिक संदर्भ में हम लोग हिप्पोक्रेट्स को औषधीय पौधों के व्यवस्थित उपयोग और चिकित्सा से जोड़ने और उनके योगदान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आ जाता है ये क्वेश्चन था कि औषधीय पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। तो औषधीय पौधों की सुरक्षा कई कारणों से अत्यंत आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले
मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। तो औषधीय पौधे अनेक प्रकार की बीमारियों के उपचार में सहायक होते हैं। आयुर्वेदी हो गई, यूनानी हो गई, होम्योपैथी हो गई, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में इनका विशेष महत्व होता है। फिर सेकंड क्या होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य संसाधन हैं। इनकी रक्षा करके हमें परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा भी जा सकता है। फिर लुप्त होने का खर्चा, अगर इनका अत्यधिक दोहन किया जाएगा, इनका अत्यधिक उपयोग किया जाएगा, जंगल की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक औषधीय पौधे जो होते हैं लुप्त होने के कगार में। चूंकि जंगल की कटाई निरंतर हो रही है और पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे औषधीय पौधे जो हो रहे हैं लगातार विलुप्त होने की कगार में है। फिर चौथा आ जाएगा आर्थिक महत्व। तो औषधीय पौधों से दवाई बनाकर उनका व्यापार किया जाता है। आर्थिक महत्व अर्थात कमाई से रिलेटेड है ये चीज़, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। फिर पांचवा है जैव विविधता का संरक्षण। तो औषधीय पौधों का संरक्षण करके हमें जैव विविधता को भी सुरक्षित रखते हैं, जो पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो ये जैव विविधता को भी संरक्षण करने का कार्य करते हैं। फिर अनुसंधान और औषधीय विकास, तो वैज्ञानिक शोध और नई औषधियों के विकास के लिए इन पौधों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। फिर उसके बाद ये निष्कर्ष आ जाएगा, औषधीय पौधों की सुरक्षा न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण, जैव विविधता और आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। अतः हमें इन पौधों का संरक्षण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रूप से महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एक और क्वेश्चन है, मानव और पर्यावरण के लिए औषधीय पौधों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुपक्षी है। ये पादप न केवल रोगों के उपचार में सहायक है बल्कि पर्यावरण की रक्षक, परिस्थितिकी संतुलन में भी योगदान देते हैं। तो मानव और पर्यावरण के लिए औषधीय पौधों की भूमिका क्या है, इस ये क्वेश्चन था, तो इसका ये आंसर है मेनली। तो इसमें देख लेते हैं मानव जीविका जीवन के लिए भूमिका। तो रोगों के उपचार में सहायक, सबसे पहले तो यही इनका उपयोग होता है कि औषधीय पौधों के द्वारा हम लोग रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो औषधीय पौधों का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली पद्धतियों में होता आ रहा है। जैसे तुलसी हो गई, आंवला, अश्वगंधा, नीम जैसे पौधे अनेक बीमारियों में लाभकारी होते हैं। फिर हमारा सेकंड है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट है स्वस्थ जीवन शैली में सहायक। तो औषधीय पौधे जो होते हैं वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हो गई, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को जो बाहरी संक्रमण होते हैं उनसे बचाने का कार्य करते हैं। फिर हमारा तीसरा आ जाएगा कि प्राकृतिक होते हैं और सस्ता विकल्प होता है। एलियोपैथिक दवाई जो कि आधुनिक दवाई होती है, जो कि रसायनों से मिलकर के बनी होती है, बहुत महंगी होती हैं और उनके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो हमारी औषधीय दवाई होती है वो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, सुरक्षित होते हैं और आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। फिर दवाइयों के निर्माण में उपयोग, तो आधुनिक दवाइयों में भी कई सक्रिय यौगिक औषधीय पौधों से प्राप्त होते हैं। जो आधुनिक दवाइयों की निर्माण हो रही है उसमें औषधीय पौधों से प्राप्त सक्रिय यौगिकों का ही उपयोग किया जाता है। फिर पांचवा है रोजगार और आय का स्रोत। तो औषधि पौधे की खेती और व्यापार से कई लोगों को आजीविका मिलती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को रोजगार मिलता है और आय का स्रोत बन जाता है वो। फिर इनकी पर्यावरण में क्या भूमिका है औषधीय पौधों की, तो सबसे पहले जैव विविधता का संरक्षण। औषधीय पादप विविध वनस्पतियों का हिस्सा है जो जैव विविधता को बनाए रखते हैं। दूसरा है मिट्टी और जल संरक्षण। कई औषधीय पौधे मिट्टी को क्षरण से बचाते हैं और जल धारण क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। मिट्टी का जो कटाव होता है उनको रोकते हैं औषधीय पौधे, और उनकी जो जल को धारण करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। फिर तीसरा आ जाएगा प्रदूषण नियंत्रण। तो कुछ पौधे जैसे नीम, तुलसी, पुदीना आदि वायु को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। फिर आ जाएगा अपन का लास्ट पॉइंट, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। ये पौधे कीट, परागण और खाद्य श्रृंखला को भी संतुलित रखने में सहायता करते हैं। तो ये यहाँ तक अपन का औषधीय पौधे का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन बहुत इजी है, आपको इजीली एक दो बार आप लोग थोड़ा एक बार वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद एक दो बार पीडीएफ याद कर लीजिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी सी बड़ी हैं। तो बड़ा तो अब इतना बड़ा सिलेबस है, वोकेशनल कोर्स है, पूरा थ्योरी में आता है आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर, तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। और यदि आपको कोई डाउट हो